गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी स्टोरी टेलिंग का तरीका एंड प्रेजेंटेशन, टाइटन्स की डीप डाउन इमोशन एंड साइकोलॉजी जिस पे इंसानियत टिकी है। हर एक टाइटन की अपनी एक खासियत जो उन्हें दूसरों से यूनिक बनाती है, चाहे वहाँ पर उनके मैसिव हाइट की बात आ जाए या उनके फिजिकल एबिलिटी की। हर एक का कॉन्सेप्ट अपने निजी वर्ल्ड को डोमिनेट करने का, ये कहीं ना कहीं इंसानों के रियल नेचर को पोर्ट्रे करती है। कॉन्ग जैसे ह्यूमैनिटी के गुड साइड का एक बेटर एग्जाम्पल है, वहीं पर स्कार किंग इसी ह्यूमैनिटी का एक डार्क साइड है। किसी भी विलेन को टेरिफाइंग दिखाने के लिए जिन जिन क्वालिटीज की जरूरत थी वो सब कुछ तुम्हें स्कार किंग के अंदर देखने मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो उसे दूसरों से ज्यादा खूंखार बनाती है? पॉइंट नोट करना, खूंखार, नॉट सबसे बेटर। उसे दूसरे विलेन से बेटर बोलना गलत होगा। एंड स्कार किंग का ऐसा होना क्यों लॉजिकल था, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे, जहाँ इसी के साथ सुको का कनेक्शन भी देखेंगे कि स्कार किंग के डोमिनेंस में वो कैसे फिट बैठता है। सो स्कार किंग मॉन्स्टरवर्स के दूसरे विलेन से क्यों इतना ज्यादा खतरनाक है, इस बात को समझने से पहले ये जान लो कि बाकी जितनी भी विलेंस आज तक हमने देखी है उनका रोल क्या था। जहां सबसे पहले बात आती है मूटो की, जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उस पैरासिटिक टाइटन को अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी थी, जहां मूटो के दिए गए अंडों को अगर सही टाइम पे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता तो आखिर तक उनमें से एक जरूर मूटो प्राइम बनता। और ये मेरा नहीं, डॉक्टर एमा रसल का कहना था। गॉडजिला आफ्टर शॉक में एमा रसल के फर्दर स्टडीज से ये थ्योरी सामने आई थी। एंड तब गॉडजिला भी इससे बच नहीं पाता, क्योंकि इतिहास गवाह है 11वीं सेंचुरी में डैगन के साथ जो हुआ था वो वाकई में दर्दनाक था। इसके बाद नेक्स्ट मूवी की बात करें तो यहाँ पर जो विलेन था उससे इंसानियत को नहीं बल्कि एंटायर अर्थ को खतरा था। ये टाइटन रियलिटी में एक एलियन प्रजाति से बिलोंग करता है जो करोड़ों साल पहले किसी दूसरे प्लेनेट से आया था। किंग गिधोड़ा, उसके अंदर एबिलिटीज थी एंटायर अर्थ को तबाह करने की, एंड वो बाकी टाइटन्स के ऊपर रूल करना भी चाहता था। जहाँ इसके बाद गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो विलेन था मेगा गॉडजिला, वो गिधोड़ा के न्यूरल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस एक प्रकार से गिधोड़ा के कंट्रोल में थी। इसके बाद सबसे लास्ट विलेन जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, स्कार किंग, जहां इसका मोटिव भी अर्थ के ऊपरी सतह पर कब्जा करने का था। लेकिन इन सारी विलेंस में से स्कार किंग में काबिलियत थोड़ी ज्यादा थी, जहां उसकी इंटेलिजेंस उसे दूसरों के मुकाबले थोड़ी एडवांटेज देती है। हाँ, माना कि फिजिकल एबिलिटी में ये किसी भी टाइटन से जीत नहीं सकता, लेकिन ये पीछे हटने वालों में से भी नहीं है। चालाकी से कहूँ या फाइटिंग स्ट्रेटेजी से ये किसी को भी टक्कर दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कार किंग एंड कॉन्ग की पहली लड़ाई तुम्हें याद है? यहाँ पर साफ साफ तुम देख सकते हो कि स्कार किंग हार रहा था। जब यहाँ पर इस सीन में स्कार किंग अपने व्हिपलैश से कॉन्ग के ऊपर अटैक करता है, तब कॉन्ग अपने बॉडी को डिफेंड करते हुए अपने हाथों से व्हिपलैश के छोर को पकड़ लेता है। तब स्कार किंग पहले तो अपने एक हाथ से उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उससे नहीं हो रहा, तब क्लियरली तुम यहाँ पर देख पाओगे कि स्कार किंग अपने दोनों हाथों का यूज करता है, पूरी जोर लगा देता है। तब जाके कॉन्ग के हाथों से ये छूटता है। ये इवेंट क्लियरली इंडिकेट करती है कि कॉन्ग इज मोर पावरफुल एंड स्टेडी। लेकिन कॉन्ग कितना भी स्ट्रॉन्ग या ताकतवर हो ले, फुर्ती के मामले में स्कार किंग 2 कदम आगे है। वो कॉन्ग से ज्यादा फास्टर है, वेपन्स का अच्छा इस्तेमाल जानता है, लेकिन ये सारी चीजें उसके फर्स्ट अपीयरेंस में पता नहीं चला था। इस टाइम पे नहीं लगा था कि ये बंदा इतना फुर्तीला होगा, बल्कि लिटरली उसके एंट्री से गूज़बम्स आ रहे थे। अपने हाथों को ऐसे रिलैक्स पोजीशन पे रख के स्लो मोशन में चलना, बॉस कुछ अलग ही खौफ था इसमें। एंड कुछ कुछ क्यों थकड़े वाला सीन था। असल में ये एक छलावा था एनिमी को ये समझाने का कि अभी मैं रिलैक्स के मूड में हूँ, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, हो सके तो अभी सरेंडर कर दो, मूड हुआ तो जान बख्श दूंगा। ये देखकर कोई अगर मौके पे चौका मारने चले आए ना, तो फटाक ले कूदा ले गुलाटी छपक छपक चाबुक चलेगा। इन सारी इमोशन एंड सिचुएशन को नॉन वर्बल स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाना बहुत ही बड़ी बात थी। एंड इसी चीज को एक्सपैंड करते हुए हमें इस मूवी में इंसानों के पर्सपेक्टिव से कम एंड टाइटन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को ज्यादा एक्सप्लोर करने मिला। जहां इंसानों के साइड से हमें स्कार किंग की जो हिस्ट्री बताई गई, उसमें कहानी कुछ ऐसी थी कि एंशिएंट टाइम में महान वानरों के शासक स्कार किंग ने सरफेस वर्ल्ड को जीतने की कोशिश की थी। उसके इसी शासन के लालच एंड ग्रीड की वजह से गॉडजिला उसके ऊपर भड़क गया, एंड इसी वजह से एक टाइटन वॉर शुरू हो गया, जिसमें स्कार किंग ने ऑलमोस्ट गॉडजिला को मार ही दिया था। लेकिन एन मौके पे गॉडजिला ने उसे एंड उसके जैसे वानरों को हॉलो अर्थ के नीचे आंख के आयाम में कैद कर दिया। लेकिन शासन का भूख, दुनिया को जीतने का जुनून उसके अंदर बढ़ता गया। स्कार किंग मनी मन इसका तरीका खोजने लगा, और साथ ही साथ अपने साथ फंसे हुए वानरों को उसने अपना गुलाम बना लिया, एंड क्रूरता के साथ
साथ उनके ऊपर राज करने लगा। उसी दौरान उस आयाम में फंसे स्कार्ड किंग के हाथों एक खौफनाक ताकत लगी, प्राचीन टाइटन सीमो, जिसे वो दर्द के जरिए अपने काबू में रखता था। अब ये जो क्रिस्टल स्कार्ड किंग यूज करता था सीमो को कंट्रोल में रखने के लिए, इस क्रिस्टल को लेकर बहुत लोगों ने अलग अलग थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट बनाई, लेकिन जो लोग इसे सीमो के शरीर का हिस्सा मानते थे वो लोग आखिर तक सही निकले, क्योंकि ये बात ऑफिशियली नोवेल में कंफर्म किया गया कि स्कार्ड किंग सीमो के शरीर से क्रिस्टल तोड़ के उसे उसके खिलाफ यूज करता था। अब उस आयाम में उसने अपनी जो साम्राज्य बनाई थी उसका सोशल स्ट्रक्चर एंड मोडालिटी हमें पहले ही कॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देखने मिल गई थी। जब कॉन्ग फर्स्ट टाइम सुको के साथ इस आयाम में एंटर करता है तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और इस सिचुएशन को देखकर दंग रह जाता है। जिस चीज की उसे बरसों से तलाश थी, जिन लोगों को वो खोज रहा था, उसकी अपनी जनजाति के लोगों को ऐसे हालत में ऐसी जगह पर देखकर वो हैरान हो गया। आखिरकार उसकी तलाश यहाँ आके खत्म हुई। अब इस सीन में हमें स्कार्ड किंग की टेरिटरी की एक एक चीज डिटेल में दिखाई गई कि यहाँ पर कैसे चीजें वर्क करती है, जैसे कि सोसाइटी के सबसे निचले स्तर पर जो आते हैं वर्कर्स या लेबर्स, जिसमें से मेल एप्स यहाँ पर रिसोर्सेज कलेक्ट करने में लगा है, जो कि इनसे जबरदस्ती करवाया जाता है। इनमें से कुछ डिमोटिवेट हो चुके हैं, कुछ टूट चुके हैं, लगातार काम करते हुए ये लोग थक चुके हैं। जहाँ इस साइड में अगर क्लोजली देखोगे तो यहाँ पर एक बंदर को दूसरे के पीठ पे थपथपाते हुए नोटिस करोगे, जिसका आसान मतलब होता है यहाँ पर कि भाई हौसला रखो, तुम कर पाओगे, कर लो, टूट मत जाना। जहाँ इन मेल वर्कर्स के वर्किंग एरिया को छोड़कर अगर साइड में देखोगे तो यहाँ पर सारी औरतें बैठी हैं, फीमेल एप्स, ये उनका एरिया है। यहाँ पर ये लोग अपने पर्सनल काम में लगे हैं, खाना अरेंज करना, बच्चों को संभालना, ये सब। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये स्कार्ड किंग की पैदाइश है। ये इतना लिच्चर किस्म का राजा है ना कि पहले तो यहाँ पर सारे मेल्स को इसने अपना गुलाम बना के रखा है, लेकिन सारी औरतों को खुद के लिए बचा के रखा है, उनसे संभोग करता है, मजे लेता है, सिंपल शब्दों में रखेल बना के रखा है। अब जिनके ऊपर से मन भर गया है उनको अभी के लिए छोड़ दिया, जिसलिए उन लोगों को तुम यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन जिनसे अभी तक मन नहीं भरा ये उन्हें अपने पास पर्सनल चेंबर में रखता है। इस सीन में यहाँ पर तुम थ्रोन के साइड में इन सबको देख सकते हो। अब इन्हीं फीमेल्स में से किसी एक का लड़का होगा सुको। अब जिस तरह स्कार्ड किंग बच्चे पैदा करता है उस तरह उस नाजायज बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी किसी और के पास होता है। उसे स्कार्ड किंग नहीं रेस करता, इसलिए हर बच्चा दिखने में तो स्कार्ड किंग की तरह ही है, लेकिन उसका गार्डियन या मेंटर कोई और होता है। जैसे सुको के स्टोरी में उसका मेंटर या प्रोटेक्टर ये बंदर था। अब बहुत लोगों को लगा था कि ये सुको का फादर होगा, बट नहीं, ये फादर नहीं हो सकता, बट गार्डियन हो सकता है। लेकिन अगर स्कार्ड किंग एंड सुको के बीच के कनेक्शन को समझने जाए तो सुको को स्कार्ड किंग अपने साथ रखता था, उसे अपने साथ हंटिंग पे ले जाता। कुछ ग्राउंड रूल सुको के लिए अलग थे, क्योंकि ऐसा हो सकता है सुको स्कार्ड किंग की पहली संतान हो, जिसलिए उस ग्रुप में उसके एज एंड हाइट से मिलता जुलता कोई दूसरा बंदर हमें नहीं देखने मिला। अब कुछ दिन पहले एक थ्योरी मेरे सामने आई थी कि ऐसा हो सकता है स्कार्ड किंग को कॉन्ग के ग्रैंड पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। वो अपने प्रजाति का एक आखिरी था, जिसलिए कॉन्ग के प्रजाति ने उसे अपने पास रखने का तो सोचा, लेकिन उसे वो सेम एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अलग रंग अलग जाति से होने के लिए उससे थोड़ा गलत बर्ताव हुआ, जिसके चलते उसके अंदर सब कुछ को पाने की इच्छा जगी एंड धीरे धीरे वो एक विलन बन गया। अब वो कॉन्ग के पहले से उस ग्रुप का हिस्सा था, जिसलिए इस ग्रुप के तौर तरीके या कल्चर के बारे में उसे पहले से पता था। जैसे कि ये चीज तुमने नोटिस किया होगा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, कॉन्ग टेम्पल के एंट्रेंस में जो हाथों का साइन बना हुआ था रेड कलर में, वही सेम रेड कलर को स्कार्ड किंग ने अपनी सोसाइटी के लेवल्स को दिखाने के लिए यूज किया था। ज्यादा रेड कलर मतलब सिस्टम में ज्यादा हायर पोजीशन। जैसे सबसे निचले स्तर पर जो बंदर थे उनके छाती पे सिंगल रेड स्ट्राइप था। गार्ड्स एंड आर्मी के लिए उनके शरीर एंड फेस पे रेड पेंट का यूज होता था, एंड सबसे ऊपर लीडर के लिए वही सेम रेड पेंट हाथों पे, चेहरों पे, लगभग पूरे शरीर में यूज होता था। अब स्कार्ड किंग की ब्रूटैलिटी कौन से लेवल पे थी वो तुम्हें इस सीन से अंदाजा हो जाएगा। इस ग्रुप में अगर कोई भी बंदर स्कार्ड किंग के खिलाफ आवाज उठाता या किसी भी तरह का बर्ताव करता जो स्कार्ड किंग को पसंद नहीं, तो स्कार्ड किंग उसके सर को धड़ से अलग करके सबके सामने गाड़ के रखता, एज ए रिमाइंडर कि अगर किसी ने भी दोबारा इस चीज को करने की सोची भी तो उसका भी यही हश्र होगा। एंड जिस खतरे से वो खुद नहीं निपट सकता उसे हराने के लिए उस सीमो को यूज करता है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला भाई बे पूरा भाई। अब इन्हीं सारी कारणों के लिए स्कार्ड किंग को हम ऐसा वैसा विलन नहीं कह सकते। वो कतई नीच, घटिया, घिनौना एंड कुत्ता कमीना किस्म का टाइटन है। अब तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 10 लाइक का, बस 10 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।